हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैंने आपको कल कहा था कि मैं सीईटी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी करवाने वाली हूँ। एचएसएससी सीईटी मेंस एग्जाम के लिए आज जो आपका रहने वाला है टॉपिक, वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से रहने वाला है। आपदा प्रबंधन से आपका टॉपिक नंबर 1 रहने वाला है। व्हाट इज़ डिजास्टर, आखिर आपदा होती क्या है, एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। और भारत के अंदर जो प्रमुख आपदाएं अभी तक आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज टीजीटी का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर आपने देखा है कि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछे गए हैं, आपसे जो है पास से भी चीज़ें पूछी गई हैं। अगर बात कर रहे हैं हम डिजास्टर की, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि इंडिया में अभी तक कितने तरह के डिजास्टर यहाँ पर आपके लिए देखे गए हैं, और आपको उन सभी के बारे में पता होने चाहिए। बिकॉज आपसे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पूरी कोशिश करूँगी अपने तरीके से आपको चीज़ें बेसिक कराने के साथ साथ आपके साथ फैक्चुअल चीज़ें भी डिस्कस करूँ, ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा, बिकॉज यहाँ इस चैनल पर आपको तैयारी बहुत अच्छे से मिलेगी और साथ ही आपको फ्री क्लासेस देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे फिर आपका ईवीएस हो, और या फिर आपकी रोड सेफ्टी मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है, आप वो देख सकते हैं। वही वाली चीज़ें आपको सेम दी गई है, बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ईवीएस का कंप्लीट करेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी क्लासेस कर लेंगे, उसके बाद ईवीएस को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे विद इन 1 मंथ आपका ये जो सिलेबस है वो आपका मैं कवर करा दूँ। आपका काम है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सभी के साथ, जहाँ मर्जी वहाँ शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ मर्जी वहाँ करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ ना जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। आज हम शुरुआत करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट तो आप तब करेंगे जब आपको पता होना चाहिए आखिर डिजास्टर होता क्या है, ये शब्द कहाँ से आया था, इसका मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल भाषा में सारी चीज़ें समझेंगे। आपदा होती क्या है, आप सभी ने इसका नाम बहुत बार सुना भी होगा और आप सभी को कहीं ना कहीं पता है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये एक्चुअल में ये जो है आपका 56 और 57 ग्रुप वालों का है। तो जो 56 और 57 वाले हैं वो आपके सेकेंडरी लेवल के और ग्रेजुएट लेवल के हैं। तो आप सभी को इस चीज़ों के बारे में पता है, बस आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है। डिजास्टर को अगर सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो डिजास्टर इज डिफाइंड एज ए सडन और ग्रेट मिसफॉर्चून। सडन का मतलब होता है अचानक, और मिसफॉर्चून का फॉर्चून मतलब होता है एक भाग्य, और मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। मतलब कि कोई भी एक ऐसी चीज़ आपके साथ घटित हुई है, कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो बहुत ही अचानक से हो गई है, और एक मिसफॉर्चून है जिसको आप चाहते नहीं हो, वो अनडिजायर्ड है, वो एक दुर्भाग्य की बात है, वो हो गई है आपके साथ जो नहीं होनी चाहिए थी। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि यहाँ पर करके जाता है। फिर चाहे आपका इकोनॉमिक चीज़ें हो वो भी बिगड़ती है, साथ ही काफ़ी सारी डेथ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो डिजास्टर को सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जो बिना किसी वार्निंग की आती है, अचानक आती है, जो कि कई बार आपको देखने को मिलती है। जैसे कोई भी अर्थक्वेक आप ले सकते हो। अर्थक्वेक, अब भूकंप जो आते हैं तो उसके कुछ अपने मैग्नीट्यूड होते हैं। तो जो भूकंप आपका ग्रेटर मैग्नीट्यूड का होता है वो आपको ज़्यादा यहाँ पर सीरियस एक इफेक्ट दे करके जाता है। उसमें उसके अंदर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होते हैं, साथ ही जो डेथ रेट होती है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। एक इसका बहुत अच्छे एक मतलब सीरियस इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। सुनामी आया था 2004 में, सुनामी आया था। ठीक है, सुनामी है ये। सुनामी एक तरीके की डिजास्टर ही है कि आपकी एक हाई वेव आई थी जिससे मतलब लाखों लोग वहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी आपदाएं होती है जो आपको बिना वार्निंग दिए आती हैं, और ये आप चाहते नहीं हो आए, बट ये आती है। ठीक है, तो ये नेचुरल होता है। उसके बाद बढ़ते हैं, अ डिजास्टर इज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल और मैन मेड कॉजेज। अब भाई ये दो तरीके से होता है, ये नेचुरल भी होता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है, जिसके साथ आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हो, बस आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हो, और उसी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज इस चीज़ों से हम बच नहीं सकते, टाइम आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं जिसके ऊपर आपका कोई वश नहीं चलता, और डिजास्टर आपके मैन मेड भी होते हैं। आज के टाइम में ह्यूमन
ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस हद तक हो चुकी हैं कि हमने काफ़ी चीज़ों को बदल के रख दिया है, इसलिए आपके डिज़ास्टर नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी चीज़ें यहाँ पर होती है। जैसे आप कोरोना वायरस को ले सकते हो, ये कहीं ना कहीं मैन मेड है, हम लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो कोरोना वायरस आप देख सकते हो। तो ऐसे ये सारी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल भी होती है और मैन मेड भी होती है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों को डैमेज करते हैं। एक सडन डिसरप्शन होता है ऑफ नॉर्मल लाइफ का। आप नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और एकदम से एक ऐसा डिसरप्शन होता है, एक ऐसा बाधित जीवन आपका हो जाता है जो आप नहीं चाहते हो, वो ऐसा बाधित चीज़ें हो जाती हैं जो कि कॉज करता है सेवर डैमेज टू लाइफ। काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ यहाँ पर बर्बाद होती है, साथ ही आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है और जितने भी आपके सोशल और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हो सकते हैं वो आपके कम पड़ जाते हैं इस चीज़ को कोप अप करने में। मतलब कि ये एक ऐसी सेवर कंडीशन होती है जिसके अंदर आप चाहे कितना भी चीज़ें यहाँ पर लगा लो, फिर चाहे आप कोई सी भी आप सोशल या फिर इकोनॉमिक प्रोटेक्शन आप यहाँ पर लगा लो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कम पड़ जाती है, उसके आगे वो इतना भयानक चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर समझना। जैसे आप सुनामी आया था, तो सुनामी के अंदर कोई क्या ही कर सकता है ना, तो आपके जितने भी संसाधन है आपके पास, जितनी भी आपके पास चीज़ें, वो सब उसके सामने कम पड़ गई थी। फिर पर वो चीज़ें तो हुई थी, उसमें काफ़ी सारे डैमेज हुआ था, लोगों को भी हुआ था, उनके घरों को हुआ था और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इफेक्ट हो गई थी। तो डिज़ास्टर आपको एक तरीके से ऐसे भी समझना है। उसके बाद बात करें तो एक ऐसा इनडिजायरेबल अकरेंस होता है रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेस दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। मानव के कंट्रोल में नहीं होता है, मानव के वश में नहीं होता है, हमारे वश में नहीं है चीज़। अगर भूकंप आ रहा है तो हमारे वश में नहीं है, ज्वालामुखी अगर डिसरप्ट हो रहा है तो वो हमारे वश में नहीं है, सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, तो वो हमारे वश में नहीं है। और हम ऐसा भी नहीं है कि हम उसकी चाह रखते हैं, वो एक अनडिज़ायरेबल अकरेंस होती है, मतलब एक अवांछनीय घटना होती है जो घटित होती है और हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, और ये क्विकली मतलब एकदम से स्ट्राइक करते हैं विद लिटिल और नो वार्निंग। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चेतावनी संकेत नहीं मिलता है, बस आ जाते हैं। जब भूकंप आता है तो वो किसी टाइम भी आता है, वो रात के टाइम आप सो रहे हो तब भी आता है, तो आपको ये एक तरीके से बेल बजा के नहीं आता कि भाई मैं आ रहा हूँ, अभी जग जाओ, अभी कुछ कर लो, है ना, वो एकदम से आता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपकी जो आपदाएं हैं उसके बारे में है। भी आपदा, आपकी जो डिजास्टर होते हैं वो ऐसे होते हैं। द टर्म डिजास्टर केम फ्रॉम द, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये शब्द जो है वो कहाँ से आया है। ये एक फ्रेंच वर्ड है डिजास्ट्रे, जो कि कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। डैश, डैश का मतलब होता है बैड, ठीक है, DES, डेस एक नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव, इसका मतलब बैड होता है, मतलब बुरा होता है। और एस्टर, एस्टर का मतलब होता है एक स्टार, मतलब कि आप इसको रेफर कर सकते हो एक बैड और एक एविल स्टार। अब डिजास्टर को हम एक बैड और एविल स्टार का क्या मतलब होता है, इसको हम ऐसे अप्लाई कर देते हैं, इसको हम ऐसे मान के चल लेते हैं कि ऐसी मिसफॉर्चुनेट इवेंट जो आपके साथ घटित हुई है, इसको हमें ऐसी चीज़ें आज के टाइम में हम इसको ऐसे रिलेट करके चलने लगे हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई डिजास्टर से बना है, एक फ्रेंच वर्ड है, और डैश और एस्टर से बना है। डैश का मतलब होता है बुरा और एस्टर का मतलब होता है एक बुरा स्टार या फिर एक एविल स्टार, आप इसको कंबाइंड रूप से देख सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। अब डिजास्टर का क्लासिफिकेशन करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे, दो तरीके से पढ़ेंगे। डिजास्टर एज क्लासिफाइड एज पर ओरिजिन इनटू नेचुरल मैन मेड, प्राकृतिक रूप से भी आपदाएं होती है और मैन मेड भी होती हैं। एज पर सेवरिटी डिजास्टर्स क्लासिफाइड एज माइनर और मेजर, और इनके प्रभाव को देखते हुए जो आपकी आपदाएं हैं उनको माइनर और मेजर के रूप में भी इनको देख लिया जाता है। मतलब किसी का प्रभाव कम पड़ता है, किसी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप की बात करें, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगा, ज़्यादा उसमें आपको लॉस होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है तो वो आपको कम इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट के बेस पर भी हम इसको माइनर और मेजर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर जो है आपको बहुत सारी कैटेगरीज में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कुछ कैटेगरीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहला है जियोलॉजिकल डिजास्टर्स, यानी कि भूभौतिक या भूवैज्ञानिक बोल लो, भूगर्भीय बोल लो, तो इसके हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं। तो जियोलॉजिकल डिजास्टर है। अब जियोलॉजिकल मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जियोलॉजिकल का मतलब ही होता है भूगर्भीय, यानी कि धरती के अंदर जाकर के, जो आपका जो सतह है उसके ऊपर भी और सतह के नीचे,
भाई अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर बदलाव यहाँ पे होता है, इस वजह से जो आपदाएं आती है वो आपका जियोलॉजिकल डिजास्टर्स होती हैं। जैसे आप अर्थक्वेक मान के चलो, अर्थक्वेक इसका एग्जांपल होता है। अर्थक्वेक क्यों होता है भाई, आपने सभी ने पता है टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सभी को हम बेटर एक्सप्लेन भी करेंगे कल की क्लास में। ये सारी चीज़ें है ना उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि अर्थक्वेक क्यों आता है, कब आता है, कैसे मेज़र करते हैं, आपके जो बाढ़ है वो कैसे सारी चीज़ें होती है, सुनामी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी आपकी आपदाएं हैं ना उनके ऊपर एक क्लास सेपरेट मैं बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें, बिकॉज हमने ऊपर से ही नहीं पढ़ना है, हमने डीपली इस चीज़ को पढ़ना है। और ये आप HSSC TGT का एग्जाम देके समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल आपको कंप्लीट चीज़ें कराऊंगी, अब आपके ऊपर है, आपको भी इसे अच्छे से पढ़ लेना है। तो जियोलॉजिकल डिजास्टर का मतलब होता है कि आप जो भूगर्भीय आपदाएं हैं, ये मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो रहा है, नीचे जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके अंदर आपका अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी आते हैं, एवलान के हिमस्खलन आता है, और साथ ही आपका जो लैंडस्लाइड है ना वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल डिजास्टर की एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर होता है। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर बेसिकली वाटर से रिलेट करता है, भाई वाटर संबंधित जो भी सारी चीज़ें वो इसमें आती है, जैसे आपकी बाढ़ आ गई है ना, सुनामी आ गया, तो ये सारी चीज़ें किसके आते हैं, ये आपके हाइड्रोलॉजिकल, आप शब्द से ही समझ गए होंगे, इसका हिंदी में भी हाइड्रोलॉजिकल ही लिखते हैं इसको। तो ये क्या है, एक सडन और वॉयलेंट इवेंट है कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बिलो द सरफेस, यानी कि पानी की क्वालिटी के अंदर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मूवमेंट के अंदर जो सडन चेंज आया है उसकी वजह से आपका जो डिजास्टर है वो आपका हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर होता है। जब सुनामी आता है तो सुनामी आता अपने साथ साथ बहुत मतलब ऊंची ऊंची वेव लेकर के आता है ना, बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, तब वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती है, चीज़ों को ख़त्म करने का काम करती है। तो ये क्या है, पानी के अंदर बदलाव है, उसकी क्वांटिटी के अंदर बदलाव है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बदलाव है, और साथ ही उसके मूवमेंट के अंदर बदलाव होता है। तो वो आपका हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर को सतह के नीचे या वातावरण में पानी की गुणवत्ता, वितरण, आंदोलनीय, थोड़ा उसका मूवमेंट का मतलब उसका जो बहाव है आप इसको बोल सकते हो, उसके बदलाव के कारण अचानक और हिंसक घटना के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसे बाढ़, सुनामी, इसके क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद है मीटियोरोलॉजिकल, यानी कि मौसम संबंधी जो आपदाएं हैं। अब इसके अंदर आपके कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, इसके अंदर आपके बारिश आ जाती हैं, तेज बारिश आ जाती हैं, आपकी स्नो आ जाती है, सूखा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी तूफान आ जाते हैं, चक्रवाती तूफान आ जाते हैं, बर्फानी तूफान आ जाते हैं, शीत लहरें, यानी कि आप इसको कोल्ड वेव आप इसको बोल सकते हो, हॉट वेव आप इसको बोल सकते हो, हॉट वेव, कोल्ड वेव, सूखा, है ना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आता है, आपका मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका बायोलॉजिकल है, जैविक, जैसे आपकी एपिडेमिक्स जो भी आपकी महामारी है, आप कोरोना के ले सकते हो, प्लेग आया था बहुत टाइम पहले, प्लेग आया था, ठीक है, जिससे लाखों लोग यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी, करोड़ों लोगों की डेथ हो गई थी। तो बायोलॉजिकल होते हैं भाई, ये आपके कुछ बायोलॉजिकल भी होते हैं जो कि इसके अंदर जो है आती हैं, महामारी जिसके अंदर आती है, जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है। तो मैन मेड डिजास्टर इसके, अब ये सारे आपके नेचुरल थे। अब बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर के बारे में, जो कि मानव निर्मित आपदाएं होती है, जिसके अंदर आपका हैजार्डियस मटेरियल स्पिल होता है। भाई कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपके लिए खतरनाक है, वो एकदम से अगर स्पिल कर जाता है, उसका बिखराव हो जाता है, आग लग जाती है। ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन, हमने भूमि का जो जल है उसको कॉन्टामिनेट कर दिया, उसको प्रदूषित कर दिया है, तो वो भी इस चीज़ का है। ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। स्ट्रक्चर फेलियर, आपने कोई ढांचा खड़ा किया है, उसके अंदर कोई कमी आ गई, तो वो बिल्डिंग, आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा ना, खड़ी खड़ी बिल्डिंग गिर जाती है। माइनिंग एक्सीडेंट्स होते हैं, खनन के अंदर काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। पीछे एक कोयले का भी आया था, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे और वो कोयले की जो दीवार थी वो ढह गई थी, तो माइनिंग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सप्लोजन्स होते हैं और टेररिज्म के एक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, वो आपका मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपका मैन मेड हो गया। दो तरीके की होती हैं ये।
कोज पढ़ेंगे आप, कोज ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर। अब जितनी भी आपदाएं हैं इनके घटित होने के कारण क्या है, आखिर क्यों हो रही है ये। तो पहला और मेन जो चीज़ है इसकी वो आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। हमने पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचा दी है, यहाँ पर पर्यावरण का हमने क्षरण यहाँ पर कर दिया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और पर्यावरण के अंदर जो हमने डिग्रेडेशन किया उसके अंदर सबसे जो ज़्यादा किया हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया है। मतलब कि हमने पेड़ काफ़ी मात्रा में कट कर दिए हैं अपने सेल्फ पर्पज़ के लिए, फिर चाहे आप कह लो भाई फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए, कैसे भी कृषि के लिए हमने डिफोरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। और जो फॉरेस्ट कवर है फ्रॉम ए वाटरशेड एरिया हैव कॉज्ड, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, जो मिट्टी है उस वो बहती जा रही है, उसका अपरदन हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है अभी, पानी जो है आपका कहीं भी एक जगह पर क्या नहीं हो रहा, रुक नहीं पा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ फ्लड प्लेन अपर इन एरिया इन अपर एंड मिडिल कोर्स ऑफ रिवर्स, तो आपका जो बाढ़ के जो मैदानी क्षेत्र हैं वो आपके बढ़ते जा रहे हैं भाई, बाढ़ ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें जो है पानी एक तरीके से जमाव ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, जब बारिश ही नहीं होगी, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश बहुत कम हो रही है, इसकी वजह से आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी आपका क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो एनवायरनमेंट की वजह से ही तो सारी चीज़ें हो ही रही है। तो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का काम तो हमने किया ही है। ये एक बेसिक जो है कॉज है आपका किस चीज़ का, आपके डिजास्टर का, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेस आप देख लो, विकासात्मक प्रक्रिया बहुत सारी हो रही हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड यूज़, जो हम भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसका, हम कहीं ना कहीं उसको एक गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत सारा कर दिया है, रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने लग रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रेशर ओवर द नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो प्रेशर है, जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसके ऊपर जो दाब है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस इस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है, इस चीज़ का एक कारण हो सकता है। भूमि उपयोग का दोहन कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे का भी, वो सब मैंने आपको हिंदी में ऊपर बता दिया है, आप फिर भी देख सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज़ आप सभी को पता है, राजनीतिक मुद्दे हो जाते हैं, जैसे लड़ाइयाँ वगैरह। अब रशिया यूक्रेन का वॉर अभी पीछे जो है स्टार्ट हुआ था, तो रशिया यूक्रेन का वॉर, न्यूक्लियर पावर एस्पिरेशंस है ना, हम सब लोग जो है अपने अपने दावेदारी दिखा रहे हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे पास इतनी शक्ति है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें अफेक्ट करती है। फाइट हो रही है बिटवीन कंट्रीज टू बिकम सुपर पावर, सब अपने आप में सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में जो देश है वो आपस में लड़ रहे हैं, अपने ज़मीनों को लेकर के लड़ रहे हैं, अपने जो समुद्र है उसको लेकर के लड़ रहे हैं, आसमान के अंदर अपनी विजय प्राप्त करने की सोच रहे हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज है। आपने वो पीछे सुना था, पीछे हिरोशिमा और नागासाकी वाला चीज़ है, वो इसके अंतर्गत ही आता है। दीज हैव रिजल्टेड इनटू वाइड रेंज ऑफ डिजास्टर इवेंट्स सच एज हिरोशिमा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो इसके अंदर ये अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। इसमें हम आपका हिरोशिमा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, सीरियन सिविल वॉर, ग्रोइंग मिलिट्राइजेशन ऑफ ओशन एंड आउटर स्पेस, भाई सैन्यकरण जैसी आपदा की घटनाएं यहाँ पर होती जा रही है। तो सब चीज़ें इस चीज़ के अंतर्गत आती है, सब इसके एक कोज बन चुके हैं आपदाओं के। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर औद्योगिकरण हो गया है। दिस हैज़ रिजल्टेड इनटू वार्मिंग ऑफ, अब औद्योगिकरण हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी मशीनें चल रही हैं, उसके लिए हम लोग जो है पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अफेक्ट कर रहे हैं। और जब चीज़ें सारी हो रही हैं, फैक्ट्री वगैरह हो रही है, तो यहाँ पर काफ़ी हार्मफुल गैसेस भी रिलीज हो रही हैं, और उन गैसेस की वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हो रहा है ना। ये सब हम ईवीएस में पढ़ करके आए हैं और अभी भी आपकी क्लास में होने वाला है ये सारी चीज़ें। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर, आपका जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, आपका जो वार्मनेस लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिससे ग्लेशियर पिघलने लग रहे हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे XYZ इसके कारण हैं, औद्योगिकरण भी इसमें से एक है। तो ये कुछ कारण थे आपके साथ जो डिस्कस करें। अब प्रभाव देख लेते हैं। डिजास्टर है तो प्रभाव भी होंगे, आपदा आई हैं तो प्रभाव भी होगा, अगर सुनामी आए हैं तो उसका प्रभाव भी हुआ है, अगर भूकंप आया तो उसका प्रभाव भी हुआ है। तो प्रभाव क्या क्या होते हैं, किस रूप से होते हैं। तो ये डिजास्टर जो है इफेक्ट करता है इंडिविजुअल को फिजिकली थ्रू लॉस ऑफ लाइफ, भाई फिजिकली शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचाता है, भाई जिंदगी को नुकसान है, इंजरी हो जाती है, ऐसी इंजरी ऐसी चोट लग जाती है जो कभी ठीक ना हो पाए, हेल्थ को लेकर के चीज़ें, डिसेबिलिटी हो जाती है, कई बार विकलांगता तक हो जाती है, और साइकोलॉजिकली भी मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है।
ठीक है। तो डिजास्टर रिजल्ट इन ह्यूज इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब मान लो अगर कहीं पे बाढ़ आई है तो वहाँ पर आप चाहे कितने भी आपके पास पैसा हो फिर वो काम नहीं आता। तो और चीज़ें यहाँ पर ऐसे है कि डिजास्टर की वजह से क्या हुआ, आपका जो इकोनॉमिक लॉस है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान आता है। ह्यूमन सेटलमेंट, अगर भाई आप सेटल हो रहे हो तो आपकी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, जब बाढ़ आता है तो पूरा पूरा घर बह जाता है, तो ह्यूमन सेटलमेंट में समस्या आती है और साथ ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके इफेक्ट है। डिजास्टर कैन अल्टर द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको चेंज करने का काम करते हैं। हैबिटेट का लॉस हो जाता है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो है हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वो रहते हैं वो उसका हैबिटेट होता है। ठीक है भाई, जहाँ पर वो रहते हैं मतलब घर लगा लो, हैबिटेट टाइप ऑफ। तो जो कुछ प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं जो अब जैसे मान लो बाढ़ आई है तो सारी चीज़ें वहाँ पर ख़राब हो गई, पेड़ भी ख़राब हो गए हैं, एनिमल्स भी वहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए हैं, तो उनका जो हैबिटेट है वो वहाँ पर उसका लॉस हुआ है। और इकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ गया, रिजल्टिंग इन द बायोडाइवर्सिटी। जो जैव विविधता है उसके ऊपर भी काफ़ी असर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स फूड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर हैज़ बिकम स्कार्स रिजल्टिंग इनटू फूड एंड वाटर स्कार्सिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा जब बाढ़ वगैरह आती है तो लोग बाग अपने घरों के ऊपर जो है सर्वाइव करते हैं, घरों के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर जा करके सर्वाइव करते हैं। तो फिर वहाँ पर ऐसा थोड़ी ना उनको पानी में नीचे खाना मिल जाएगा, खाना कहाँ से बनाएंगे। तो आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट होती है, फिर वहाँ पर हेलीकॉप्टर से उनको पैकेट्स भेजे जाते हैं, उनको पानी दिया जाता है। तो फूड की समस्या भी बनी रहती है, पानी की समस्या भी बनी रहती है। भाई वो बेचारे ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कैसे खाना बनाएंगे, है ना। तो आपने ये सारी चीज़ें देख रखी हैं पहले, बस मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर खाने की भी समस्या बन जाती है, हैबिटेट की समस्या बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या बन जाती है, पानी की भी दिक्कत हो जाती है। द डिजास्टर रिजल्ट्स इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। अब यहाँ पर जो लोग बाग है उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। भाई आप जिस पर्टिकुलर घर में रहते, जिस एरिया में रह रहे थे, जहाँ पर आप काम कर रहे थे, वो तो अफेक्ट हो चुका है। इसकी वजह से लोग मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो अपना गुजारा कर सकते हैं, जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। बिकॉज पेट तो जो है खाना मांगता है ना, बच्चे भी है, घर में सब कुछ है, तो डिस्प्लेसमेंट होने लग जाता है लोगों का। लोग जो है अपना विस्थापन स्टार्ट कर देते हैं। और डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन ऑफन फेस सेवर चैलेंजेस। और अगर आप कहीं पर मूव करते हो, तो अगर आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी सोचें तो अगर आप कहीं पर मूव करते हो तो आपको काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और खासकर चैलेंजेस जब तब जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपके पास कुछ भी ना हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें बाढ़ में खो दी है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो पुअर है वो और भी ज़्यादा पुअर बन जाते हैं। भाई वो ऑलरेडी अपना घर बार सब कुछ, पैसा वैसा सब कुछ खो चुके हैं, उनके पास जो एनिमल्स थे वो सब खो चुके हैं, खेत में जो आपका कोई फसल वसल थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर जा चुकी है। तो ऐसे केस में ना जो बेचारे गरीब लोग हैं वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके इफेक्ट हैं। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और प्रक्रिया में गरीब जो है अधिक गरीब हो जाते हैं। डिजास्टर इंक्रीजेज द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड हैंस मल्टीप्लाई द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है आप कहीं ना कहीं अपने आप को कम महसूस करते हो, बहुत ही लो लेवल फील करते हो, आप यहाँ पर असुरक्षित लगा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा असुरक्षित फील करते हो इस चीज़ में। डिजास्टर जो है आपका जो असुरक्षितता है जो आपके अंदर उसको इंक्रीज कर देता है और आपके जो डिजास्टर को जो अफेक्ट है, जो आपदा ने आपको प्रभावित किया, वो कहीं मात्रा में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब वो और भी ज़्यादा प्रभावित स्तर से आपके ऊपर आता है। ठीक है, उसके बाद बेसिक चीज़ें कुछ देख लेते हैं। भाई कुछ फेमस डिजास्टर्स हुए हैं इंडिया के अंदर, उनको जरूर पढ़ेंगे। कुछ वर्स्ट डिजास्टर हुए हैं। ठीक है, वर्स्ट मतलब जो भयंकर परिणाम लेकर के आए हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आपको लगता है कुछ इसमें से छूट गया है, कुछ 15 डिजास्टर है यहाँ पर, बट अगर आपको फिर भी लगता है कुछ इंपॉर्टेंट और वो छूट गया तो आप कमेंट करके बता देना। बट आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सेपरेट कमेंट कर रहे, आप एक ही कमेंट में सारे डिजास्टर लिख देंगे। ठीक है, और वो डिजास्टर एक्चुअल में होने चाहिए, मतलब वो डिजास्टर में काउंट नहीं होता जो थोड़ा कम नुकसान कर रहे हैं ना, कुछ 10-20 लोग को अफेक्ट कर रहा है, वो डिजास्टर नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर ही चीज़ें बतानी होगी। तो अगर मुझे किसी का अच्छा लगा तो मैं उसको पिन कर दूंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो डिजास्टर है उसको बात करते हैं। कश्मीर फ्लड। कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी 2014 में। इसने अफेक्ट किया था श्रीनगर को, बांदीपुर को, राजौरी को, और यहाँ पर
डेथ हो गई थी मोर देन 500 पीपल, 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी कश्मीर जो बाढ़ आई थी 2014 के अंदर। ये थोड़े नाम याद रख लेना है ना, पता नहीं पूछ ले, कुछ पता नहीं है HSSC का। तो उत्तराखंड फ्लैश फ्लड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के अंदर 2013 के अंदर जो है एक तरीके से ये बाढ़ आई थी और ये बहुत हाई जो है उस टाइम पे एक न्यूज़ बन गई थी। न्यूज़ तो सारी चीज़ें होती हैं बट उत्तराखंड का तो आपको सभी को याद होगा 2013 के अंदर आई थी, उसके ऊपर काफ़ी गाने भी बने थे। ठीक है, इसने गोविंद घाट को, केदार डोम को और रुद्रप्रयागराग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड यहाँ पर जो डेथ हो गई थी वो 5000 लोगों से ज़्यादा की डेथ हो गई थी इस चीज़ में। तो उत्तराखंड का जो फ्लैश फ्लड है आपने इसको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही कभी ज़िंदगी में दोबारा ना हो, इंडियन ओशियन सुनामी आई थी 2004 में। ये जो सुनामी आई थी इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया, जो आपका जो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ना, दक्षिणतम हिस्सा, उसको अफेक्ट किया था। अंडमान निकोबार आइलैंड को, श्रीलंका को, इंडोनेशिया को इसने प्रभावित किया था और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी और न जाने कितनों के घर खराब हो गए थे। बहुत सारा एक मतलब प्रचंड तांडव इसने किया था, आप ये कह सकते हो, सुनामी ने। ठीक है, तो ये सुनामी 2004 ने दक्षिणी भारत, ये मैं सब बता चुकी हूँ। परिणाम स्वरूप 2 लाख से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। उसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पर, गुजरात अर्थक्वेक आया था 2001 में। इसने भुज को, अहमदाबाद को, गांधीनगर को, कच्छ को, गुजरात को, ये कुछ चीज़ें जगह है जो आपने थोड़ी सी देख लेनी है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और बस आपने थोड़ा याद रख लेना कि गुजरात के अंदर कब आया था, है ना, जो सुनामी है वो कब आई थी, बस ये थोड़ा याद रख लेना। 20,000 से लोगों की डेथ हो गई थी इसमें, ये थोड़ी सा आपने ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद उड़ीसा का सुपर साइक्लोन आया था और पैरादीप साइक्लोन 1999 में, ये इंपॉर्टेंट है। इसने अफेक्ट किया था कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ भद्रक, केंद्रपारा, बालासोर और जगत सिंहपुर, पुरी, गंजम एक्सेट्रा, और यहाँ पर डेथ हो गई थी 10,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद है 6 नंबर पर, द ग्रेट फेमाइन 1878, महान अकाल आया था ये भी, और इसने किस चीज़ को अफेक्ट किया था, मद्रास को, हैदराबाद को, बॉम्बे को प्रभावित किया था। ये एक अकाल आया था 1876 से 1878 में, इसको भी थोड़ा देख लेना, थोड़ा बहुत पुराना है बट फिर भी देख लो। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़ लोग कम नहीं होते, मतलब 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी इस अकाल के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। आज भी इसे भारत में अब तक की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है, बिकॉज 3 करोड़ लोग मारे गए थे। ये तो जो प्लेग वाला आया था ना, उससे भी भयंकर वाला था। कोरिंगा साइक्लोन आया था 1839 में। कोरिंगा चक्रवात जिसने आंध्र प्रदेश के कोरिंगा जिले को प्रभावित किया था, और कलकत्ता चक्रवात 1737। अतीत में देश द्वारा सामना की गई प्राकृतिक आपदाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं, तो आप इसको भी देख लेना 7 नंबर पर। उसके बाद 8 पर बढ़ जाते हैं, द बंगाल फेमाइन। ये जो बंगाल का जो अकाल है 1770 और 1943 में, बंगाल के अकाल ने बंगाल, ओडिशा, बिहार को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया और इसके परिणामस्वरूप लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। अकाल वाला जो चीज़ें हैं वो थोड़ा ध्यान में रखना, इसके अंतर्गत 1 करोड़ लोग मारे गए थे। उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HSSC टीजरी में इस रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन सी गैस है वो, ठीक है, तो आपको गैस पता होना चाहिए है। भोपाल गैस ट्रेजेडी दिसंबर 1984 में हुई थी, थोड़ा डेट देख लेना ये। एंड वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर, ये क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल था जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉक्सिक था, वो रिलीज हो गया था, मिसफॉर्चुनेट इवेंट था ये। तो ये जो ग्लोबली हुआ था, दैट रिजल्ट इन ओवर, मतलब 10,000 लोगों ने अपनी जिंदगियां यहाँ पे खो दी थी, और एक्चुअल नंबर अभी तक मतलब डिस्प्यूटेड है। एक्चुअल डाटा किसी के पास भी नहीं है, बट आप ये मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट 10,000 लोग यहाँ पर मर गए थे, एंड 5.5 लाख पर्सन अफेक्टेड एंड सफरिंग फ्रॉम ऑन एगोनाइजिंग इंजरीज। ठीक है, तो 5.5 लाख लोग जो है इससे अफेक्ट हो गए थे। भोपाल गैस त्रासदी थी ये, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और इसमें जो गैस थी वो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आया था अभी टीजीटी के अंदर, हो सकता है आपको भी पूछ ले, बाकी में भी शायद ना भी पूछे, बट फिर भी ध्यान रख लो। 45 टन्स ऑफ डेंजरस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट इससे रिलीज हो गई थी। 45 टन्स, ठीक है, एस्केप हो गई थी फ्रॉम द इंसेक्टिसाइड प्लांट दैट वाज ओन्ड बाय, इसको ओन कौन करता था उस टाइम पे, इंडियन सब्सिडरी ऑफ द अमेरिकन फर्म यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। 45 टन खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ से निकल गई थी। उसके बाद है आपका
चसनाला खनन आपदा है, ये चसनाला माइनिंग डिजास्टर 1975 का है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत 27 दिसंबर 1975 को वर्तमान झारखंड में है, ये धनबाद के पास एक कोयला खदान में हुई थी ये जो इंसिडेंट हुआ था। ये जो मिस फॉर्चून इवेंट है ये कोयला से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है आपको इस वीडियो में। यह घटना सक्रिय खदान की, यानी कि इसके अंदर क्या चल रहा था ना कि इसके अंदर एक माइनिंग ऐसी थी जिसको अबंडन कर दिया गया था, उसको त्याग दिया गया था, उसके अंदर पानी भरा था, और दूसरी जो एक्टिव थी जिसके अंदर काफ़ी लोग काम कर रहे थे, उसके अंदर ऑफिशियल्स भी थे, उसके अंदर काम करने वाले भी थे जो माइनिंग कर रहे थे। तो जो बीच में जो दीवार थी ना 80 फीट की दीवार थी वो गिर गई थी, उसकी वजह से जो ऊपर वाली थी जिसके अंदर पानी भरा था ना, जो कि अबंडन थी, परित्यक्त खदान थी जो कि अबंडन थी, उसको त्याग रखा था, उसका जो पानी है उसमें भर गया, और उसकी वजह से जो लोग भी उसके अंदर थे उन सभी की लगभग मृत्यु हो गई थी। 1,35,000 क्यूबिक मीटर पानी सक्रिय खदान में चला गया और खनिक और पानी से भरी कब्र में फंस गई। इससे खदान में मौजूद सभी 375 खनिकों और अधिकारियों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। 11वें नंबर पर है बिहार फ्लड डिजास्टर, बिहार बाढ़ है 2007 की। अफेक्टेड एरिया आप पढ़ सकते हो भागलपुर, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। नंबर ऑफ डेथ इसमें अराउंड 1287 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए थे। कॉज क्या रहा? भारी जो है बारिश इसका कारण रहा। 5 टाइम्स मोर रेनफुल देन द मंथली एवरेज ऑफ 30 ईयर्स, मतलब 5 गुना ज़्यादा नॉर्मल जो होती है उससे 5 गुना ज़्यादा बारिश हुई थी। और इसके अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया था एज द वर्स्ट फ्लड, सबसे भयंकर बाढ़, सबसे खराब बाढ़ के रूप में इसे डिस्क्राइब किया गया था इन द लिविंग मेमोरी ऑफ बिहार बाय द यूनाइटेड नेशन। इट अफेक्टेड, इसने 19 जिलों को, बिहार के 19 जिलों को अफेक्ट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहार फ्लड हैज़ अफेक्टेड एस्टिमेटेड 10 मिलियन लोगों को इसने अफेक्ट किया था, और 29,000 घर यहाँ पर खराब हो गए थे, और 44,000 हाउस जो है वो डैमेज हो गए थे। 4,822 विलेज यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं, और 1 करोड़ हेक्टेयर जो है फार्मलैंड है वो डैमेज हो गया था इसकी वजह से। तो काफ़ी सारे नुकसान हुआ था इस बिहार बाढ़ की वजह से, जो कि 2007 में आया था। उसके बाद मुंबई बाढ़ को देख लो, मुंबई बाढ़ है 12 नंबर पर। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में केवल 24 घंटों में लगभग 944 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो कि अनिवार्य रूप से 100 साल का रिकॉर्ड था। बाढ़ में 1,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि 14,000 घर नष्ट हो गए थे। इतना आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ताकि आपको पता चल जाए। लोकल ट्रेनें रोक दी गई थी, सड़कों को नदियों में बदल दिया गया था। आपने बस ये देख लेना कि कब आया था और क्या चीज़ें, कितने लोगों का नुकसान हुआ था, बस थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेना है ना। बाकी बस आपसे नाम ही पूछे जाएंगे। 450 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हुआ था। ठीक है, उसके बाद चेन्नई बाढ़ है 13 नंबर पर, चेन्नई बाढ़ 2015। चेन्नई बाढ़ उस वर्ष दुनिया की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिसे भारत को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था। चेन्नई बाढ़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र एक अवसाद में बदल गया, जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में बारिश हुई। चेन्नई ने नवंबर 2015 को पहले 24 घंटों में 266 मिलीमीटर और अगले दिन 490 मिलीमीटर दर्ज किया था, जिसके अंततः बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई थी, और आपकी जो बिजली आपूर्ति है वो बंद हो गई थी, और अस्पताल काम नहीं कर रहे थे। 40% जिले बाढ़ के कारण जलमग्न हो गए थे, मतलब कि डूब टाइप गए थे। ठीक है, 500 से अधिक लोग मारे गए थे। 50,000 से अधिक घर जो है वो संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया था, और जो 1.8 मिलियन से अधिक लोग जो है डिस्प्लेसमेंट कर चुके थे, विस्थापित हो गए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। उसके बाद आपका चक्रवात है हुदहुद, विशाखापत्तनम 2014, आपको शायद याद होगा हुदहुद आया था वही 6 अक्टूबर 2014 को अंडमान सागर में एक कम दबाव प्रणाली से उत्पन्न हुदहुद 9 अक्टूबर तक एक भयंकर रूप धारण कर चुका था, और विशाखापत्तनम से टकराने को कुछ ही समय पहले 175 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ यहाँ अपनी चरम शक्ति पर पहुंच गया, और इसने शहर और आसपास के क्षेत्रों को व्यापक नुकसान पहुंचाया, जिसमें लगभग 124 मौतें हुई थी और आसपास के नुकसान शामिल थे। और इसमें जो नुकसान हो गया था वो तकरीबन 21,900 करोड़ का हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में रख लेना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो टीचिंग गोल्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सभी को शेयर कर दे, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दे, बिकॉज सीईटी मेंस की प्रिपरेशन तो लगभग सभी लोग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट की ईवीएस भी कंप्लीट आपको मिलेगा, सेपरेट प्लेलिस्ट दोनों की मिल जाएगी।
और अगर आपके सिलेबस में रोड सेफ्टी है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप सिंपली प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल ही आपके साथ डिस्कस करूँगी जितने भी आपके जो आपके ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं उन सभी को डीपली सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।